एचपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्यावसायिक संगठन की क्लास के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यावसायिक संगठन में हम लोगों ने 18 नंबर 17 नंबर तक की क्लासें कर ली हैं और ये हम लोगों की 18 नंबर की क्लास, आज की जो क्लास है वो 18 नंबर की क्लास रहने वाली है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी काम आने वाली है। और अगर आप लोग यूपी टीजीटी की तैयारी करते हैं, यूपी टीजीटी की तैयारी करते हैं या फिर आप पीजीटी की तैयारी करते हैं, अगर आप आरपीएससी की तैयारी करते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, अगर आप एचपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर भी ये काफ़ी काम आने वाली है। चाहे किसी भी तैयारी की बात करें, हम लोग कॉमर्स के रिगार्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्लासें जो हैं काफ़ी आपको लोग ये काफ़ी काम की हैं क्लासें, इनको आप लोग जरूर करिए। ठीक है, केबीएस की अगर हम लोग बात करते हैं, केबीएस एग्जाम की, या फिर हम लोग बात करते हैं एनबीएस एग्जाम की, या फिर हम लोग बात करते हैं ईएमआरएस एग्जाम की, तो इनमें भी काफ़ी ये काम आने वाली हैं। ठीक है, तो बस आप लोग जुड़े रहिए और इन क्लासों को करते रहिए। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपकी ये क्लासें बहुत ही काम आने वाली हैं और मैं आप लोगों को पेपर भी दिखाऊंगा कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी। वैसे तो मैंने बता दिया है आप लोगों को साझेदारी क्या है, साझेदारी के प्रकार क्या हैं, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आज हम लोग पढ़ने पढ़ने क्या वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी के लाभ पढ़ने वाले हैं। साझेदारी से क्या क्या लाभ हैं, इनको हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़े से बारे में जान लेते हैं कि लाभ का यहाँ पर मतलब क्या है। लिखा हुआ है कि व्यावसायिक संगठन जो है, व्यावसायिक संगठन का साझेदारी जो स्वरूप है, मध्यम पैमाने के व्यवसायियों के लिए जो है वो सर्वोत्तम है। मध्यम पैमाने के व्यवसायियों के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि ना तो एकाकी व्यवसाय की भांति इसका क्षेत्र जो है वो अत्यंत सीमित है और ना ही कंपनी की भांति अधिक व्यापक है। देखो, ये एकाकी व्यापार मैंने आप लोगों को सिखाया है और अब मैं आप लोगों को अगली क्लास में सिखाऊंगा कंपनी के बारे में। कंपनी क्या है, कंपनी के प्रकार क्या हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एकाकी व्यापार के बारे में बताया है और ये उसके बाद का साझेदारी है। और इसके बाद जो आता है वो है हम लोगों का कंपनी। तो हमसे कहा गया है कि जो साझेदारी है वो कंपनी और एकाकी के मध्यम मध्यम के लिए उपयुक्त है, बीच में आता है। इस क्यों आता है, क्योंकि इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है और इसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत विस्तृत होता है। लेकिन साझेदारी का क्षेत्र इन दोनों के बीच में आता है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है क्योंकि मध्यम पैमाने के हैं। देखो, मध्यम पैमाने के हैं, क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि ना तो एकाकी व्यवसाय की भांति इसका क्षेत्र सीमित है और ना ही कंपनी की भांति अधिक व्यापक है। स्वर्णिम स्थिति होने के कारण विश्व के सभी देशों में यह लोकप्रिय है। साझेदारी संगठन के प्रमुख गुण जो हैं वो निम्नलिखित हैं। अब वो कौन कौन से गुण हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है, सबसे पहला गुण लिखा हुआ है कि साझेदारी के सबसे पहला गुण लिखा हुआ है कि निर्माण में सुगमता। निर्माण में इसमें सुगमता होती है। तो यहाँ पर इसका जो पहला गुण लिखा हुआ है कि निर्माण में सुगमता, तो कंपनी की अपेक्षा जो है साझेदारी का निर्माण अधिक सुविधा और सरलता से किया जा सकता है। मतलब अगर हम इसका निर्माण करते हैं, साझेदारी का निर्माण करते हैं, तो इसमें कंपनी की भांति हमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनाने पड़ते। और बहुत से डॉक्यूमेंट जो है कंपनी में बनाने पड़ते हैं, लेकिन साझेदारी में वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाने पड़ते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए इसका जो निर्माण है वो अधिक सुविधापूर्ण और सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि इसके निर्माण में समामेलन की वैधानिक औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ती। अब समामेलन में आप लोगों को कंपनी में पढ़ाऊंगा कि कंपनी का समामेलन हम लोग कंपनी में पढ़ेंगे, तब आप लोगों को ये वर्ड अच्छी तरीके से
समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहला लाभ साझेदारी का है कि इस साझेदारी के निर्माण में सबसे पहली है कि इसमें सुगमता होती है, सुविधा होती है। अब दूसरा जो लिखा हुआ है, अधिक पूंजी की उपलब्धता। देखो, अगर साझेदारी में जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। पहले राम अकेला व्यापार करता था, लेकिन अब उसने जो है अकेला व्यापार करता था तो उसने अपने हिसाब से पूंजी लगाई, जितनी उसके पास थी उसने लगाई। अगर ज्यादा होती तो वो कंपनी ना खोल लेता, लेकिन अब उसने क्या किया कि उसने जो है श्याम को शामिल कर लिया। तो अब ये दोनों लोग मिलकर हो गए, तो अब ये क्या बन गई, तो अब ये बन गई है साझेदारी। पहले जब अकेला व्यापार करता था राम, तब ये क्या था, तब ये था एकाकी, तब ये था एकाकी व्यापार। लेकिन जब श्याम को इसने शामिल कर लिया है, तब ये क्या बन गया है, तब ये बन गई है साझेदारी। अब साझेदारी में जब दोनों लोग व्यापार करेंगे तो राम भी पूंजी लगाएगा और श्याम भी पूंजी लगाएगा, तो यहाँ पर जो है अधिक पूंजी की हमें उपलब्धता हो जाती है। तो ये इसका दूसरा लाभ लिखा हुआ है, अधिक पूंजी की उपलब्धता। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एकाकी व्यवसाय की तुलना में, देखो लिखा हुआ है एकाकी व्यवसाय की तुलना में साझेदारी प्रारूप के अंतर्गत पूंजी को अधिक मात्रा में एकत्र किया जा सकता है। एक व्यक्ति जैसे राम है, अकेला व्यक्ति कितनी पूंजी लगाएगा, जितनी उसके हिसाब से उसके पास होगी वो उसी हिसाब से लगाएगा। क्योंकि यहाँ एक नहीं वरन अनेक साझेदार अपने वित्तीय साधनों का सामंजस्य करते हैं। अब साझेदारी में ऐसा नहीं होता है। साझेदारी में जैसे मान लो कि एक है ए, एक है बी और एक है सी। तो अब तीनों लोग जब मिलकर साझेदारी मतलब जब व्यापार करेंगे तो तीनों लोग पूंजी लगाएंगे, और तीनों लोग पूंजी लगाएंगे तो अपने अनेक, इसमें अनेक साझेदार होते हैं और अनेक साझेदार अपने वित्तीय साधनों का सामंजस्य स्थापित करेंगे, सामंजस्य करते हुए व्यापार करेंगे। तो इसीलिए इसे इसमें क्या होता है कि अधिक पूंजी की उपलब्धता हो जाती है, अधिक पूंजी की उपलब्धता हो जाती है। ठीक है ना। अब उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग बात करते हैं, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि उदार शर्तों पर साख की सुविधा। लिखा हुआ है कि असीमित उत्तरदायित्व होने के कारण प्रत्येक साझेदार फर्म के ऋणों को चुकाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूप से उत्तरदायी या दायी होता है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे मान लो कि एक है ए और एक है बी, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो इन दोनों लोगों ने एक बैंक से ऋण लिया है, क्या लिया है, ऋण लिया है, लोन लिया है, और वो लोन की राशि है 1 लाख रुपया। अब यदि जो है ए के पास जो है उसने पूरा रुपया लगा दिया है, उसने पूरा व्यापार का रुपया दे दिया है, और इसने भी अपने व्यापार का रुपया मतलब कि दे दिया है इस ऋण को चुकाने में। यदि फिर भी इसमें से कुछ राशि मान लो इसके पास व्यापार में इसके पास रुपए थे कितने, 40,000, और इसके पास थे कितने, 40,000 व्यापार के रुपए। तो इन दोनों ने अपने जो रुपए हैं इन रुपयों को 40-40 करके 80,000 तो लोन के दे दिए हैं। अब रहे कितने, आप कहेंगे 20,000। अब 20,000 के लिए क्या कहा जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा, तो इनसे कहा जाएगा कि आप अपनी जो घर की संपत्तियां हैं, व्यक्तिगत संपत्तियां हैं, उनसे पैसे निकालिए। तो इनसे भी कहा जाएगा कि आप भी 10 निकालिए और आप भी 10 निकालिए। तो यहाँ पर जो उत्तरदायित्व है, जब तक इस दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उत्तरदायित्व बना रहेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है, असीमित उत्तरदायित्व होने के कारण प्रत्येक साझेदार फर्म के ऋणों को चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से दोनों के रूपों में उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं। साझेदारी में एक लाभ ये भी है कि इसको जो है हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे कंपनियों में अगर हम कंपनी खोलते हैं तो हमें कंपनी खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन साझेदारी में ऐसा अनिवार्य नहीं है।
अनिवार्य नहीं है, करा सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम इसको पढ़ते हैं पॉइंट को, कि कंपनियों का रजिस्ट्रेशन या समामेलन कराना अनिवार्य होता है। कंपनी के बारे में तो ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि कंपनियों का रजिस्ट्रेशन या समामेलन कराना अनिवार्य है, और जब तक यह व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया जाए तब तक कंपनी कारोबार शुरू नहीं कर सकती है। जैसे मान लो हम लोग कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें समामेलन पढ़ेंगे, और व्यवसाय को प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जब तक कंपनी को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कंपनी जो है अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सकती है, अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकती है। लेकिन साझेदारी में ऐसा नहीं होता है। साझेदारी में हम लोग क्या करेंगे कि परंतु साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना जो है वो ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब इच्छा पर आपकी डिपेंड करेगा कि आप कराते हैं, साझेदारों की इच्छा पर वो निर्भर करेगा कि वो कराते हैं या नहीं कराते हैं, तथा कोई भी फर्म बिना रजिस्ट्रेशन के भी कारोबार शुरू कर सकती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है ये भी एक तरीके से लाभ ही हुआ है कि रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, साझेदारी का एक तरीके से ये लाभ है। ठीक है, उसके बाद और हम लोग देखते हैं और लाभ क्या है। तीसरा नंबर, 5 नंबर पर हम लोग चलते हैं, और लाभ लिखे हुए हैं, साझेदारों की संख्या में सरलता से घट और बढ़ जाना। ये भी एक तरीके से लाभ है कि साझेदारों को हमें अपने ऑटोमेटिक मतलब हम घटा और बढ़ा सकते हैं, सरलता से घटा बढ़ा सकते हैं, कोई वैधानिक कठिनाइयां नहीं होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैधानिक कठिनाइयां न होने के कारण साझेदारों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार घट बढ़ का कार्य जो संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ गया है कि साझेदारों की संख्या को हम लोग आसानी से वैधानिक कठिनाई के बिना हम क्या कर सकते हैं, उनकी संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, और नेक्स्ट नंबर पर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है, 6 नंबर पर लिखा हुआ है लाभ, कि कार्य प्रत्येक कार्य पर पर्याप्त जो है विचार विमर्श होना। मान लो कि राम है और श्याम है, अब अगर कोई कार्य करना है तो आराम से ये विचार विमर्श करेंगे और अच्छी तरीके से डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ये भी एक तरीके से लाभ होता है कि प्रत्येक कार्य पर हम पर्याप्त विचार विमर्श करना चाहिए और होना। ठीक है, साझेदारी फर्म में प्रत्येक कार्य एक दूसरे की राय से खूब सोच समझकर किया जाता है। इससे किसी मामले की तह तक पहुंचकर उचित अनुचित का भली प्रकार निश्चय हो जाता है, और बाद में गलती होने की आशंका नहीं रहती है। ठीक है, और अगर गलती होती भी है तो ये दोनों लोग इसके प्रति जिम्मेदारी उठाते हैं और लेते हैं, अगर हानि भी होती है, क्योंकि व्यवसाय में जोखिम तो होते ही हैं, खेल में भी जोखिम है, हर एक काम में जोखिम तो विद्यमान होता ही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है गोपनीयता, और गोपनीयता भी इसमें होती है। कंपनी की अपेक्षा, कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो एकाकी व्यापार में तो गोपनीयता होती है क्योंकि एक व्यक्ति उसका व्यापारी होता है, लेकिन साझेदारी में गोपनीयता जो है एकाकी व्यापार से कम होती है, एकाकी व्यापार से कम होती है, लेकिन उसमें जो है कंपनी से अधिक होती है, कंपनी से अधिक होती है, क्योंकि कंपनी की अपेक्षा यहाँ गोपनीयता भी अधिक रहती है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण निर्णय केवल साझेदारों तक सीमित रहते हैं। कंपनी की भांति खातों का प्रकाशन व अंकेक्षण भी अनिवार्य नहीं होता है। मतलब कंपनी में खातों का हमें प्रकाशन करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है, और हमें उसका ऑडिट भी कराना पड़ता है, लेकिन साझेदारी में ऐसा अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक तरीके से लाभ है कि गोपनीयता, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई चीज़ है हमें गोपनीय रखना चाहते हैं तो उसमें हम साझेदारी में रख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है, और ये हम लोगों का लास्ट नंबर लाभ लिखा हुआ है, कि परस्पर सहयोग में वृद्धि। अगर हम आपस में परस्पर सहयोग करेंगे तो उसमें जो है वृद्धि होगी। साथ साथ कार्य करने पर विचार विमर्श विचार विनिमय से आपस में सहयोग और
सहृदय की भावना पैदा होती है, जिससे व्यापार की जो है उन्नति की ओर बढ़ावा मिलता है, उन्नति की ओर व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। जब आपस में विचार विमर्श करके सहयोग से, ठीक है, अगर काम करेंगे ना, तो हम लोगों को उन्नति प्राप्त होगी, ठीक है, उन्नति प्राप्त होगी, तो ये परस्पर सहयोग में वृद्धि होती है। तो ये एक तरीके से लाभ हैं हम लोगों के, कि साझेदारी के क्या क्या लाभ हैं हम लोगों ने जाने हैं, कि परस्पर सहयोग में वृद्धि, गोपनीयता, ठीक है, असीमित उत्तरदायित्व की बात करते हैं हम लोग, और भी जो हम लोगों के लाभ हैं उनके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना। साझेदारों की संख्या को आराम से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक कार्य पर विचार विमर्श करेंगे, रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है, उदार शर्तों पर साख की सुविधा दी जाती है, अधिक पूंजी की उपलब्धता हो जाती है, निर्णय में जो है, निर्माण में जो है सुगमता होती है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने लाभ में पढ़ी। अब इसके कुछ दोष भी हैं या इसकी सीमाएं हैं। अगर हम दोष या सीमा या इसके अवगुण की बात करें तो ये इनके अवगुण हैं, ठीक है। अब उनको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो साझेदारी के जो दोष हैं उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि साझेदारी के दोष क्या क्या हैं। साझेदारी के दोष लिखा हुआ है कि साझेदारी के दोष जो है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला दोष जो है वो क्या लिखा हुआ है इसका, सबसे पहला दोष लिखा हुआ है कि दैनिक कार्यों में देरी। दैनिक कार्यों का मतलब है अगर हमें कोई कार्य करना है, जैसे राम है, श्याम है और मोहन है, अगर कोई कार्य हमारा जरूरी है, अभी करना है, अब हम जब तक ये तीनों पार्टनर सहमत नहीं होंगे तब तक वो हम कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, दैनिक कार्यों में देरी होगी। तो फर्म को दैनिक कार्यों में धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कार्य जो है, कार्य के प्रति सब साझेदारों की सहमति लेनी पड़ती है। कभी कभी तो लाभ के मौके हाथ से निकल जाते हैं, मतलब कि एज डिसीजन हमें अगर हम नहीं लेते हैं उस दरमियान में, तो अब तक हम लोगों का लाभ भी हाथ से निकल जाता है। ऐसा बहुत बार साझेदारी में होता है कि अगर मान लो कि राम एग्री हैं, श्याम एग्री हैं और मोहन अभी है नहीं, तो अब क्या करें, उस सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं। तो कभी कभी लाभ भी हाथ से निकल जाते हैं। तो ये एक इसका दोष है कि दैनिक कार्यों में देरी होती है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है कि अस्तित्व का अनिश्चित होना। अगर कोई साझेदार है उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे मान लो कि राम है और श्याम है, ये दोनों लोग व्यापार कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें जो है राम मान लो कहीं विदेश चले गए छोड़कर, या कहीं चले गए या पागल हो गए, तो यहाँ पर जो है इसका साझेदारी का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि साझेदारी का अस्तित्व जो है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। ये इसका दोष है कि इसका अस्तित्व जो है वो अनिश्चित है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साझेदारी का अस्तित्व बड़ा अनिश्चित होता है, क्योंकि साझेदार की मृत्यु, दिवालिया या पागल होने से फर्म जो है वो टूट जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मतभेदों की अधिक संभावना, क्योंकि इसमें जो है साझेदारी में मतभेद ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट को लेकर या फिर पूंजी को लेकर या किसी बात को लेकर आपस में अगर मतभेद होते हैं, तो ये भी एक तरीके से इसका एक दोष बताया जाता है कि साझेदारी में आपस में मतभेद होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साझेदारों की अधिक संभावना, सॉरी, मतभेदों की अधिक संभावना। जब साझेदारों की संख्या अधिक होती है तो प्रबंध में कठिनाई आने लगती है और बहुधा आपस में मतभेद भी हो जाया करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बातें होंगी, और ज़्यादा बातें होंगी तो वहीं पर मतभेद भी होंगे। मैनेजमेंट सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, कोई अपनी कहेगा कोई अपनी कहेगा, तो मतभेदों की संभावना इसमें होती है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आगे, और लिखा हुआ है कि असीमित उत्तरदायित्व का कुप्रभाव। असीमित उत्तरदायित्व का कुप्रभाव का मतलब है कि यहाँ पर जो थी, ऐसे मान लो कि एक थे यहाँ पर गार्नर, एक पार्टनर था उसका नाम था गार्नर, एक था मरे और एक था बिल्किंस, ठीक है, ये तीन लोग थे। अब इन तीनों ने एक व्यापार किया और उन्होंने काम शुरू किया, ठीक है, ये साझेदार थे, एक साझेदारी से काम शुरू किया। इसमें जो है मान लो कि ये मरे जो हैं,
इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, मान लो कि इन्होंने क्या किया कि चुपचाप से, गोपनीयता से एक लोन ले लिया, किसी से एक लोन ले लिया, एक ऋण ले लिया, और किसके नाम पर ले लिया कि भाई हम इस साझेदारी में काम करते हैं, हमें लोन दे दीजिए। अब मान लो कि उस मतलब बैंक ने इनको ऋण दे भी दिया, इस साझेदारी पर ऋण दिया गया है। अब मरे चले गए, मरे कहीं चले गए और मरे दिवालिया हो गए, तो इसका ऋण देगा कौन? इसका ऋण देगा कौन? तो इसका ऋण देंगे जो बचे पार्टनर हैं, वो लोग देंगे, लेकिन जबकि इन लोगों को कोई बात बता भी नहीं है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि असीमित उत्तरदायित्व के कुप्रभाव भी होते हैं। ये इसका एक दोष होता है कि उत्तरदायित्व के असीमित होने के कारण प्रत्येक साझेदार की बड़ी जोखिम रहती है, जिससे व्यवसाय के संचालन में बाधा पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ये कहानी है साझेदारी में, असली की कहानी है साझेदारी में, गार्नर, मरे और विल्किंस की कहानी है। ये साझेदारी में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मतलब जब मैं आप लोगों को साझेदारी को न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां पर मैं आप लोगों को ये कहानी बताता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए थ्योरी के लिए काफ़ी, मतलब काफ़ी है ये कहानी, जो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निर्णय लेने में देरी। निर्णय लेने में देरी का मतलब है यहाँ पर वही बात है जो अभी बात बताई थी कि दैनिक कार्यों में देरी। साझेदारों के लगभग सभी महत्वपूर्ण मामले जो हैं वो सभी साझेदारों के परामर्श से तय किए जाते हैं। अतः यदि कोई साझेदार बाहर गया हो या अस्वस्थ हो तो निर्णय में देरी लग जाती है। तो समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि निर्णय में देरी एक तरीके से इसका दोष होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा जो है वो कम होना। व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा जो है वो कम होना, तो इसमें जो है लिखा हुआ है कि इसमें व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा जो है वो अधिक बलवती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा जो है वो कम होना। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है राम है और श्याम है, ये दो तीन लोग हैं। ठीक है, दो लोग हैं। अब इनको जो है ये हमेशा साझेदारी के बारे में सोचेंगे, साझेदारी को जो लाभ हो उसी के बारे में सोचेंगे, अपने व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा को जो है वो कम रखेंगे। तो इसलिए क्योंकि लाभ व हानि साझेदारों की होती है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत लाभ को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा जाता, उसके लिए प्रेरणा कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनके दोष हैं, और उनके दोष में क्या क्या है कि दैनिक कार्यों में देरी एक दोष है, असीमित अस्तित्व का अनिश्चित होना, ठीक है, मतभेदों का होना, असीमित उत्तरदायित्व के कुप्रभाव और निर्णय में देरी, और व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा जो है वो कम होना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आदर्श साझेदारी क्या होती है। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि आदर्श साझेदारी से आप क्या समझते हैं। 5 ही नंबर में आएगा, ये बड़े नंबर में नहीं आता है। ठीक है, आइडियल पार्टनरशिप के बारे में जान लेते हैं, और ये हम लोगों का पार्टनरशिप का आखिरी पॉइंट और आखिरी टॉपिक रह जाता है कि आदर्श साझेदारी क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जैसा कि आदर्श शब्द मतलब अच्छा, अच्छी साझेदारी की क्या क्या मतलब कि क्या क्या उसमें होता है अच्छी साझेदारी में, आदर्श साझेदारी में, ये हम लोगों को बताना है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जैसा कि आदर्श मतलब, आदर्श विश्लेषण से पता चलता है कि एक आदर्श साझेदारी से आशय उस श्रेष्ठ कोटि की साझेदारी से है जिसमें सभी साझेदारों में सहयोग की भावना हो, सहकारिता हो, सद्भावना हो और परिश्रम व ईमानदारी से कार्य करने की भावना जो है वो विद्यमान हो। मतलब आदर्श साझेदारी हम उस कहेंगे, आदर्श परिवार, आदर्श साझेदारी उसको कहेंगे जहां सब लोग मिलकर कार्य करें, सहयोग की भावना हो, सद्भावना हो, परिश्रम से कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें। ये सब जो है जब जहां पर विद्यमान होते हैं तो उसी को हम आदर्श साझेदारी कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में अगर कहा जा सकता है कि आदर्श साझेदारी में अनिवार्य रूप से कुछ बातें होनी चाहिए तथा कुछ बातें नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी बातें जो हैं अगर होनी चाहिए, तो अगर हम बताने हैं कि होने वाली बातें जिन्हें हम धनात्मक घटक कहते हैं, धनात्मक घटक कहा जाता है, पॉजिटिव फैक्टर। देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो होनी चाहिए, तो उन्हें हम कहेंगे धनात्मक घटक, उन्हें हम क्या कहेंगे, धनात्मक घटक कहेंगे। और कुछ बातें जो नहीं होनी चाहिए उन्हें हम कहेंगे नकारात्मक,
उन्हें हम क्या कहेंगे, नकारात्मक घटक कहेंगे। तो ये दो प्रकार के घटक भी याद रखने हैं कि आदर्श साझेदारी के दो घटक कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिए कि धनात्मक घटक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के घटक अगर पूछा जाता है कि आदर्श साझेदारी के घटक कितने होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक घटक और एक नकारात्मक घटक। ऐसे घटक जो होने चाहिए उन्हें कहते हैं धनात्मक घटक, और ऐसे घटक जो नहीं होने चाहिए उन्हें कहते हैं नकारात्मक घटक। अब ऐसे घटक कौन कौन से हैं आदर्श साझेदारी में, तो हम लोग जान लेते हैं कि ऐसे घटक, ये धनात्मक घटक हैं। ये कौन से घटक हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, धनात्मक घटक हैं। अब धनात्मक घटक आप लोगों को साफ साफ बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन से धनात्मक घटक हैं। कि साझेदारों का पारस्परिक संबंध होना चाहिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए की भावना होनी चाहिए, अथक परिश्रम व लगन से साहस से काम करना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और विवेकपूर्ण निर्णय होने चाहिए, और कुशल जो है वो प्रबंध होना चाहिए। अब यहाँ पर कहा गया है कि ना होने वाली बातों में जिन्हें हम ऋणात्मक घटक कहते हैं या कह सकते हैं, वो कौन से हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पारस्परिक मतभेद नहीं होना चाहिए, पारस्परिक मतभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ऋणात्मक घटक है। असहयोग नहीं होना चाहिए, आलस्य और टालने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आलस नहीं होना चाहिए, और टालने की प्रवृत्ति का मतलब है आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। बेईमानी और छल कपट की भावना नहीं होनी चाहिए, और अविवेकपूर्ण निर्णय नहीं होनी चाहिए, और अकुशल प्रबंध नहीं होना चाहिए। तो ये बातें जो हैं, अकुशल प्रबंध जो है, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ये जो लिखी हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए। और जो ऊपर की बातें हैं, ईमानदारी है, हम सबके लिए, सब एक के लिए, मतलब कि एक सबके लिए और सब सब एक के लिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। परिश्रमी होना चाहिए, साझे और पारस्परिक संबंध होना चाहिए, विवेकपूर्ण निर्णय होने चाहिए, और कुशल प्रबंध होना चाहिए। अब हमसे पूछा जाता है कि आदर्श साझेदारी के लक्षण की बात करते हैं, तो आदर्श साझेदारी के क्या क्या लक्षण हैं। आदर्श साझेदारी के मतलब हम कब कहेंगे कि ये साझेदारी आदर्श साझेदारी है, तो हम ये तब कहेंगे जब उसमें ये लक्षण विद्यमान होंगे। अब वो कौन कौन से लक्षण हैं, कि उसमें जो है अनुभवी साझेदार हों। आदर्श साझेदारी में सबसे पहला लक्षण है कि उसमें जो है अनुभवी जो है, जो भी साझेदार हों वो अनुभवी हों, मतलब अच्छे से तरीके से उन वो एक्सपीरियंस होने। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट लक्षण लिखा हुआ है कि पूंजी की पर्याप्तता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि पूंजी पर्याप्त नहीं है, जो सोच रहे हैं उसके लिए पूंजी ही नहीं है, मतलब पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो, तभी वो आदर्श साझेदारी मानी जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि गुणों का संतुलन हो, मतलब कि गुणों में आपस में संतुलन हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि स्पष्ट अधिकार और कर्तव्य हो, मतलब कि सभी के स्पष्ट अधिकार हो, और उसमें उनके कर्तव्यों को होना चाहिए कि भाई आप ये करोगे, आपका ये अधिकार है। तो ये भी उसमें आदर्श साझेदारी के एक लक्षण में ये भी आता है। लंबी अवधि की साझेदारी हो, ये भी एक लक्षण है कि लंबी अवधि की साझेदारी हो। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि परस्पर सहयोग हो, तभी तो आदर्श साझेदारी होगी, परस्पर सहयोग हो। और क्या हो उसमें, उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव करेंगे। देखो उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव का मतलब है कि उस व्यवसाय को चुनना चाहिए जो आप वहां पर उपयुक्त हो, उसको चुनना चाहिए। तो ये भी एक इसके लक्षण में आता है आदर्श साझेदारी में, कि उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आहरण पर नियंत्रण करना चाहिए, मतलब कि आहरण जो है, आहरण का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर साझेदार हैं, और साझेदार मान लो कि यहाँ पर हैं, एक है राम और एक है श्याम, ये इन दोनों की साझेदारी है। अब राम को घर पर आवश्यकता पड़ी कि कुछ यहाँ से सामान ले जाना है। मान लो इन दोनों ने कोई दुकान खोली है, और उसमें से सामान जो है राम ले जाते हैं अपने घर पर, और राम ने अपने निजी खर्च के लिए ये घर पर ले गए हैं, तो ये इनका आहरण है। ये इनका क्या है, आहरण है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आहरण को जो है, आहरण पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। यदि आहरण ही करेंगे, सब सामान निकाल लेंगे, वो घर पर ले जाएंगे, श्याम घर पर ले जाएंगे, तो बचेगा क्या, जो प्रॉफिट होगा उस वो बचेगा क्या। तो इसीलिए आहरण पर नियंत्रण करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन उसमें हिसाब से करना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद लिखित अनुबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखित अनुबंध होना चाहिए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो राम में, श्याम में या फिर किसी तीसरे में, तो वो लिखित में हो। ये आदर्श साझेदारी के लक्षण हैं। अगर पूछा जाता है तो बता दीजिए कि आदर्श साझेदारी में ये होता है, ये इनके लक्षण हैं और आदर्श साझेदारी के ये घटक होते हैं, धनात्मक घटक और ऋणात्मक घटक। ठीक है। तो यहाँ पर जो 16 नंबर की क्लास मैंने आप लोगों को कराई थी, उसमें हमने साझेदारी के भेद, जो है वैध साझेदारी, अवैध साझेदारी, ये पाठ 2 करके मैंने बताया था यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर की क्लास में भी मैंने आप लोगों को साझेदारी के बारे में बताया था। अब आप लोग सोच लीजिए कि क्लास 15 से लेकर 15, 16, 17 और 18, ये 4 क्लासों में हम लोगों ने साझेदारी को कंप्लीट किया है। छोटी-छोटी क्लासों में ही किया है, लेकिन हम लोगों ने डिटेल में किया है। अब हम लोग 19 नंबर की क्लास में करेंगे और लगभग मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को बता रहा हूँ 27 से 28 क्लासों में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन की क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग बस जुड़े रहिए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। ठीक है। और जो भी पेपर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को अलग से डाल दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगली क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन ही पेपर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।